हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो आपका चला हुआ है और आज लेक्चर नंबर 5 फॉर क्लास 12। तो इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये टॉपिक्स हमने किए थे। अब देखिए, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और स्फेरिकल मिरर्स हैं, वो डायरेक्ट उनमें से कोई भी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में अब की बार नहीं आएगा, क्योंकि उनको वैसे तो सिलेबस में से हटा दिया, रिफ्लेक्शन पार्ट को ही हटा दिया कंप्लीट को, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जैसे एक लेंस से इमेज फॉर्मेशन आ गई या उसका कोई न्यूमेरिकल आ गया और उसके बीच में कहीं कनकेव, कन्वेक्स या प्लेन मिरर रख दिया, तो इसलिए आपको ये जो रिफ्लेक्शन है और जो मिरर्स हैं उनकी इमेज फॉर्मेशन और कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मिरर्स एंड ऑल्सो द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उनकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छे से नॉलेज होनी ज़रूरी है। इसलिए मैंने रिफ्लेक्शन को आपका करवाया था और आपको पहले इसलिए नहीं बताया कि सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज़ आप ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस में है वो आज जो पढ़ाऊँगा यहाँ से रे ऑप्टिक्स में सिलेबस में रहेगा। तो इसके अलावा कुछ 2-4 टाइप के न्यूमेरिकल और आए थे बच्चों के, और वो थे प्लेन मिरर से रिलेटेड। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्लेन मिरर तो मतलब लास्ट ईयर ही हटा दिया था, प्लेन मिरर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और अब की बार तो सारे मिरर ही हटा रखे हैं, तो उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सेपरेट नहीं आएगा। हाँ, लेंस के साथ इनका कम्बिनेशन हो सकता है, तो वो टाइप आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप सभी को पता है कि क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू denser medium or denser to rarer medium, then due to change in its speed it deviates from its path. This phenomena is known as refraction of light. क्लियर है? तो ये जो डेफिनेशन है, इसमें एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो भी साथ साथ हो जाता है। और सिंपली आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लिखना चाहो तो ये क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ डेविएशन ऑफ द लाइट रे ऑन चेंजिंग मीडियम। मीडियम के चेंज होने पे लाइट रे के रास्ते का डेविएट होना, लाइट रे का डेविएट होना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। चलिए, तो इसमें मैंने इंटरफेस आपका करवा दिया था। व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस क्या होता है, एक कोई ऐसा सरफेस जिसके एक साइड में अलग मीडियम हो और दूसरी साइड में अलग मीडियम हो, उसको बोलते हैं इंटरफेस। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनी इंटरफेस देन इट अंडरगोज 3 डिफरेंट फिनोमिनाज साइमल्टेनियसली। अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाई जाए तो उसके अंदर हमें 3 फिनोमिनाज एक साथ देखने को मिलते हैं, और वो तीनों क्या क्या होते हैं। एक तो आप पढ़ चुके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। ये आपका क्या रहेगा, नॉर्मल। तो ये दिखना भी चाहिए, नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90, हर साइड में 90 होना चाहिए, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। सम पार्ट इज रिफ्रैक्ट, कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। कहाँ जाना था इसको, इधर, आगे किधर, इधर। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो थोड़ा सा
डिफरेंस कर देता हूँ मैं आर में, इसमें इसको आर डैश नाम दे देता हूँ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डैश है। क्लियर। एक फिनोमिना और होता है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन, अब ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है? सम पार्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द इंटरफेस और द मीडियम थ्रू विच इट प्रोपगेट्स। जिस मीडियम से प्रोपगेट कर रही है या वो इंटरफेस जो है उसके अंदर इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता है और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो ये तीनों फिनोमिना एक साथ हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए हम वन बाय वन एक एक को ही डिस्कस करते हैं, या तो रिफ्लेक्शन को या रिफ्रैक्शन को, दोनों को एक साथ डिस्कस नहीं करते हैं। तो किसको डिस्कस करते हैं? जिसकी मेजॉरिटी होती है। तो इंटरफेस पे मेजॉरिटी किसकी होती है? वैसे तो ज़्यादातर केसेस में रिफ्रैक्शन की होती है, लेकिन एक केस ऐसा आएगा जिसमें रिफ्लेक्शन की मेजॉरिटी भी हो जाती है इंटरफेस पे ही। वो स्पेशल केस है जिसको TIR बोलते हैं, वो बताएंगे उसकी कंडीशन क्या होती है। तो क्लियर है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये तीनों फिनोमिना एक साथ होते हैं। वैसे मैं नोट करवा चुका इसको पहले ही। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। और यहाँ पे हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, उसको सिमिलर मान के चलेंगे वैक्यूम के। किसके सिमिलर मान के चलेंगे? वैक्यूम के। चलिए अब एक बार एक पेपर में क्वेश्चन आ गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी किसी का, देखिए ये तो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं अब्सोल्यूट। इसको क्या बोलते हैं? अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है भाई? अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा क्या होता है? रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। इसी को कैसे भी लिख देते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। और कई बुक में इसको कैसे भी लिखा हुआ मिलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है? अगर इसको आपको कोई सेपरेट करवाए तो ये क्या होता है? ये होता है आपका नहीं, अब आपको μ1 निकालना है तो आप क्या करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, μ1 अपॉन में म्यू, और ये क्या होगा? μ2 अपॉन में म्यू। क्लियर है? ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपका डायरेक्ट यहीं से आपका आंसर आ जाता है, वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो वो केस में आपके 3 न्यूमेरिकल आपकी बुक में बनते हैं, 3 टाइप के, वो तीनों टाइप के न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, तब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से अभी इसको स्किप करके चलते हैं, यहाँ तक आप कर लीजिए। ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड। ये होता है इसका फॉर्मूला। चलिए शुरू करते। अब ये देखिए, ये जो होता है ना μ1 अपॉन में μ2, जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं किसी भी सरफेस के अंदर तो हम कोशिश करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में, यानी जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर मीडियम का किसके साथ है? निकालते हैं। किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल टू अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों? क्योंकि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। क्लियर? तो वैक्यूम के लिए फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो इस वैक्यूम में ये भी क्या हो जाता है? सी हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो एक बार एक पेपर में क्वेश्चन आया था
कि क्या किसी का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या किसी का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा हो सकता है? यस और नॉट एंड स्पोर्ट योर आंसर। क्या किसी भी मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा हो सकता है? अगर हाँ तो क्यों, या नहीं तो क्यों? तो आंसर क्या आना चाहिए? यहाँ से आंसर मिल रहा है आपको, नहीं हो सकता, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता बताइए, बताइए क्यों नहीं हो सकता 1 से ज़्यादा? क्यों नहीं हो सकता 1 से ज़्यादा? क्यों? क्या कभी स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में वैक्यूम से ज़्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पे क्या करोगे भाई, ऊपर आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और नीचे आप क्या करोगे, वेलोसिटी यानी इससे तो कम ही रहेगी, इससे तो कम ही रहेगी, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। 1 से हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा, 1 से कम नहीं हो सकता, 1 से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ऊपर है c और नीचे क्या आएगा v, तो नीचे की वैल्यू ये है आपका न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर है वो कभी क्या इससे बड़ा होगा? नहीं होगा, हमेशा इसे छोटा मिलेगा, इसे छोटा मिलेगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, हमेशा ही क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे डायमंड का 2.47 के आसपास होता है, ठीक है, तो ऐसे ही ज़्यादा भी हो सकता है, वो मैक्सिमम है डायमंड का। तो किसी का भी 1 से कम नहीं हो सकता। सबसे कम किसका है? वैक्यूम का है। कितना है? 1 है। 1 से कम किसी का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रीज़न आपको पता चल गया है। चलिए अब हम पर करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू इंटरफेस एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर इंटरफेस ऑफ 2 मीडियम्स। एक इंटरफेस लेते हैं 2 मीडियम्स का। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसमें क्या कर देता हूँ कि इधर एयर कर देता हूँ और इधर कर देता हूँ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का हम लेके चलेंगे 1, दैट इज इक्वल टू म्यू, यानी ये तो आपका क्या बन गया, एब्सोल्यूट ही बन गया है। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर की। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है 1.33। याद रखने को ज़्यादा नहीं, 3 याद रखने हैं। और एक आएगा आपका गिलास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विच इज इक्वल टू 1.5। बस ये आपको 3 याद रखने हैं। 3 भी क्या है, 2 ही याद रखने हैं। वैक्यूम का तो है सभी को पता है 1 होता ही है, वाटर का 1.33 और गिलास का 1.5। बस इससे ज़्यादा आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस। यहाँ पे मैं क्या डाल लूँगा, पहले नॉर्मल, ये मैंने नॉर्मल डाल लिया। ये आपकी क्या रहेगी, इंसिडेंट रे। इधर आप क्या करोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपकी नॉर्मल, और ये आपका क्या है, इंटरफेस। चलिए उसके बाद क्या होगा, अगर ये इंटरफेस यहाँ पे अगर एयर ही होती, यहाँ पे अगर एयर ही होती तो क्या होना था, ये रे अपने पाथ से डेविएट नहीं होती, ये बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है, ये बिल्कुल सीधी आपकी चली जाती है, एज इट इज ये आपके सामने चली जाती है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, मीन्स दिस इज ऑप्टिकली rarer medium and this one is denser medium. When ray of light goes from optically rarer medium to denser medium, then its speed is decreases, due to which it undergoes refraction of light and the light ray bend towards the normal. तो डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, जब कोई लाइट रे रेरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम ऑप्टिकली रेरर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो
तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ये लो हमने नॉर्मल की तरफ इसको बेंड कर दिया। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या रहेगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रे क्या होगी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर। अब हमें पढ़ने हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहला लॉ देख लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो बना दिया हमने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बता दिया कैसे हुआ। अब मैं बात करता हूँ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। यानी सेम है जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, वैसा ही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे थे तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है। फिर याद कर लीजिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। इस पॉइंट को पी नाम दे देते हैं कि पी पॉइंट पे सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट लॉ क्लियर। सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। किस नाम से जानते हैं? स्नेल्स लॉ के नाम से भी इसको हम जानते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू ए कांस्टेंट। वो हमेशा किसके बराबर रहेगा? कांस्टेंट के बराबर रहेगा। यानी साइन आई अपॉन में साइन आर इज ऑलवेज इक्वल टू ए कांस्टेंट। ये है आपका स्नेल्स लॉ। अब ये स्नेल्स लॉ निकालें कैसे? करें शुरू, देख लेते हैं कि क्या करना होता है। देखिए यहाँ पे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर है इसका क्या होता है? म्यू, और इधर है आपका म्यू ऑफ वाटर। इस फॉर्म में मैं इसको निकालूं। देखिए तरीका देख लीजिए, न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे तरीके से आपको करने हैं, तो तरीका आप देख लीजिए क्या तरीका रहेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई के साथ तो साइन लगेगा ही लगेगा। तो मेरे पास आया म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू ऑफ वाटर इंटू साइन आर। अब मैंने बताया था करना क्या होता है? करना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम अपॉन में वैक्यूम। किसका करना है? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसके अपॉन में क्या करना होता है? वैक्यूम का। यानी किसके साथ रिलेट करना है? वैक्यूम का। जर्नली कर दो, किसी का भी गलत नहीं होगा, लेकिन कोशिश क्या करनी होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या आएगा? W/A। तो मैं ये ऐसा करना चाहता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास? ये जो म्यू है ये कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे। तो साइन आर कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे। तो मेरे पास आ गया साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। आ गया। तो अब देखिए इसी को मैंने क्या बोला था? अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये तो क्या होता है? 1। तो इसकी जो वैल्यू वो एज इट इज रह जाएगी, विच इज इक्वल टू म्यू ऑफ, या केवल म्यू कर देते हैं, और विच इज ए कांस्टेंट, विच इज ए कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से हम इसको करते हैं। यहाँ पे आप चाहे वो म्यू डब्ल्यू लिख देना, चाहे आप म्यू लिख देना, क्योंकि अब्सोल्यूट बन गया है। जो इसकी वैल्यू होगी वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो ये 1.33 कांस्टेंट ही है, दैट इज फिक्स फॉर पर्टिकुलर मीडियम। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इसका तो क्या आएगा? 1। तो मैं क्या कह सकता हूँ? ये आपका डब्ल्यू आएगा। ये हो गया अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हो गया है? अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये है आपका स्नेल्स लॉ। अब देखिए इस स्नेल्स लॉ को हम स्पीड की फॉर्म में और पढ़ लेते हैं। तो किसी भी फॉर्मूला के अंदर
म्यू में से और स्पीड में से एक चीज़ मिलती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से और स्पीड में से एक चीज़ यूज होगी। तो देखिए अपने पास अगर दोनों गिवन हो तो क्या यूज़ करोगे, जिस तरह से वो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएगा या जिस तरह से वो आपको आपसे आंसर पूछेगा उसी तरह से हमें उसको कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, स्पीड इन एयर, स्पीड को पता है सी होती है, स्पीड इन वाटर वी डब्ल्यू मान लेता हूँ। बस वही काम करना है, अब की बार क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो क्या आएगा, सी इंटू साइन आई इज इक्वल टू, क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी डब्ल्यू इंटू साइन आर। ठीक है, तो क्या कर दूँ, सी अपॉन वी कर दूँ या वी अपॉन सी। तो देखिए यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट ये निकल के आता है कि वो जो पूछेगा उसको एक साइड में, बाकी सभी को एक साइड में कर देंगे। क्यों, पूछ क्या रहा है उसको एक साइड में कर देंगे और बाकी सभी को एक साइड में हम कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से कि सपोज उसने क्या पूछा, c इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, वी डब्ल्यू इंटू साइन आर अपॉन में साइन आई। एक तो हो गया ये। दूसरा देखिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर। ये भी बिल्कुल सही है, इधर वाला जो किया था ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा केस क्या हो सकता है, c इंटू म्यू इज इक्वल टू वी डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू। अब इनमें से कोई भी चीज़ आपसे पूछे वो भी हम निकाल के दिखा सकते हैं। भाई स्पीड पूछे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो तो ज़्यादा, देखिए ये तो हमें पता है ये होगा, तो वी डब्ल्यू पूछता है वो ज़्यादातर की वेलोसिटी इन वाटर निकाल दीजिए। तो क्या करोगे, ये आ जाएगा इनके नीचे c इंटू म्यू अपॉन में म्यू डब्ल्यू। इसको सोल्व कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ से आपके पास आई थी, वो ये आई थी कि अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन में वी होगा। और अब्सोल्यूट क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू सी अपॉन में वी। बताइए ये चीज़ प्रूव हो रही है कि नहीं, ऐसे करने से हो रही है, इट मीन्स रूल तो बिल्कुल सही है, रूल तो बिल्कुल सही है। और यहाँ से एक रिजल्ट और निकल के आता है। देखिए आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो फॉर्म में तो पढ़ लिया, दो फॉर्म में तो आपने पढ़ लिया। एक तो आपने पढ़ लिया म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, एक आपने पढ़ लिया म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में वी। तो एक और भी तो हो सकता है, म्यू इज इक्वल टू लैम्बडा की फॉर्म में भी तो हो सकता है, लैम्बडा की फॉर्म में भी तो हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, वी नो दैट लैम्बडा इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन 1 बाई न्यू और लैम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन में न्यू। क्लियर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वैक्यूम की, तो वैक्यूम के लिए हो गया ये। अगर मैं बात करूं किसी मीडियम की, तो मैं मान लेता हूँ लैम्बडा डैश होगा विच इज इक्वल टू वी अपॉन में न्यू, विच इज इक्वल टू वी अपॉन में न्यू। अब ये हमें करना क्या है, सी और वी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो इस इक्वेशन से सी की वैल्यू निकाल देते हैं, इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू इज इक्वल टू यहाँ से v इज इक्वल टू निकाल लो, इससे v इज इक्वल टू लैम्बडा डैश इंटू न्यू आ गया। इन दोनों को उठा के इस इक्वेशन में रख दो, c की वैल्यू क्या आई, लैम्बडा न्यू, और इसकी वैल्यू क्या आई, लैम्बडा डैश इंटू न्यू, न्यू से न्यू कैंसिल, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। आ गया आपके पास, ये आ गया है न्यू इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन में लैम्बडा नोट, यानी वेवलेंथ ऊपर किसकी, वैक्यूम के, नीचे किसकी है, किसी भी मीडियम की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, लैम्बडा अपॉन में लैम्बडा डैश, लैम्बडा अपॉन में लैम्बडा डैश। ठीक है, जहाँ पे
वेवलेंथ ज़्यादा वहाँ पे स्पीड भी ज़्यादा, जहाँ पे वेवलेंथ कम वहाँ पे स्पीड भी कम। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहीं से मैं एक क्वेश्चन अभी आपको दे रहा हूँ जो कि आपको करना है ना। वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको यूज करवाऊँगा। देखिए मेरे पास दो कलर थे, मेरे पास दो कलर थे, चलो तीन लेता हूँ एक साथ, तीनों ले लेता हूँ। एक तो था रेड, ठीक है, उसके बाद एक था ब्लू और एक था वॉयलेट। ये तीन कलर थे मेरे पास, रेड ब्लू एंड वॉयलेट। ये तीन कलर थे। वन बाय वन तीनों कलर्स को सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंसिडेंट करवाया गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस सभी के लिए कॉमन, इसके लिए भी आई, इसके लिए भी आई, या इसके लिए आई आर, इसके लिए आई बी और इसके लिए आई वी। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर रेड इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ब्लू इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर वॉयलेट। ये गिवन था। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ, या अरेंज द इंक्रीजिंग, अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो है ना रेड ब्लू और वॉयलेट, इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज कर दीजिए। यानी इनके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें निकालने हैं, फिर बताना किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो रेड ब्लू और वॉयलेट, तो इनको कहाँ अरेंज कर लेते हैं, कहाँ से इनका पता चलेगा कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा किसकी कम, क्योंकि वेवलेंथ ही बताएगी। अब तो वेवलेंथ ही बताएगी कि क्या होगा। तो आपने पढ़ रखा है रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है, रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होता है, 10th क्लास में पढ़ रखा है। सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होता है, वॉयलेट। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो इट मीन्स वेवलेंथ के ऊपर एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्सली डिपेंड करता है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम, और जिसकी कम उसका ज़्यादा। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है ना, वो ये है, यहाँ पे है ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये है। तो हमें ये कम और ज़्यादा पता चल रहा है, तो जिसमें ये ज़्यादा उसमें ये कम, जिसमें ये ज़्यादा उसमें ये कम। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा किस में है, वॉयलेट में है, तो इसका रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर फॉर वॉयलेट इज मिनिमम, उसके बाद आर फॉर ब्लू, और उसके बाद आर फॉर रेड। यानी सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका होगा, रेड का। तो यहाँ से पता चलता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट। नोट कर लीजिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब गलती क्या करते हैं बच्चे कि उस पैटर्न को यूज करके विबग्योर को, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, और उसमें उसका याद है सभी को कि सर ने बताया था कि सबसे कम डेविएट रेड होती है, तो इसलिए रेड का रिफ्रैक्ट जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम। लेकिन उल्टा हो गया ना, यहाँ पे अगर रख के देखते हैं तो क्या हो रहा है, डेविएशन इधर है, रिफ्रैक्शन इधर, तो ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन वेवलेंथ। वेवलेंथ ज़्यादा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा, वेवलेंथ कम तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए और देखिए क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। क्वेश्चन
वैसे ट्राई तो आपको करने हैं क्वेश्चन, मैं एक छोटा सा टॉपिक और करवा देता हूँ। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब, या पहले और कुछ करवा दो। वैसे ग्लास स्लैब है, फिर उसके साथ आपको एक आर्टिकल और करना पड़ेगा साथ साथ। ग्लास स्लैब वाले में लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए डेरिवेशन करना पड़ेगा, उसी फॉर्मूला उसी डायग्राम में साथ साथ। तो इसलिए पहले हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद करवाऊंगा मैं आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक, क्योंकि अभी मैं करवाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ बच्चे कि इतना याद रह पाता है एक दिन में। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे उसको। इजी सा है वैसे तो, कुछ है नहीं उसमें, फिर भी कोई नहीं, अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। मेरे पास एक इंटरफेस है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि लाइट रे एयर से वाटर में एंटर करती है। किसमें? एयर से वाटर में एंटर करती है। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दैट लाइट रे इन वाटर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दैट लाइट रे इन वाटर। ए रे इज इंसिडेंट एट सम एंगल on a interface of air and water, then find its velocity in water। एक लाइट रे किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंटरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक करती है, तो वाटर के अंदर उसकी स्पीड क्या होगी। तो गिवन देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, गिवन है। स्पीड चाहिए, गिवन है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इन वाटर नहीं पता, निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये गिवन है 1.33। वाटर का कितना होता है? 1.33। अब बच ही क्या गया, ऐसा होने के बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई इनके बराबर रख दीजिए। तो क्या करना है, म्यू × C इज इक्वल टू V म्यू ऑफ वाटर इनटू में वेलोसिटी इन वाटर। तो VW इज इक्वल टू म्यू × C अपॉन में म्यू W, विच इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, 3 × 10⁸ अपॉन ये कितना है 1.33। सोल्व कर दीजिए 3/1.33 को, 3/1.33, तो 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए ना, कर लेना। तो 2 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट लाइट रे इन वाटर। सिमिलरली if the interface is of glass and air, ग्लास और एयर का हो तो क्या होगा, ग्लास और एयर का हो तो क्या होगा। तो वही है, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका म्यू और सी और इसका म्यू जी एंड वी जी मल्टीप्लाई करके बराबर रखेंगे। हमें क्या निकालना होता है, वी जी इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा ही, इसके अपोन में क्या आ जाएगा, म्यू जी। तो वी जी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन में ये कितना होता है 1.5, ये आ गया 2। तो ये आ गया है वेलोसिटी इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा सा इसमें लेवल को अप करके देखें तो क्या हो जाता है कि इंटरफेस को इंक्रीज कर देता है। 2 इंटरफेस ले लेता है, यहाँ से ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे कर देता है। क्लियर। ये आपका एयर है, इधर आपका वाटर है, इधर आपका ग्लास है, इधर आपका क्या है, ग्लास है। और पूछता क्या है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड फाइंड वेलोसिटी इन ग्लास। निकाल दोगे, बहुत इजी है।
पहले इनका निकाल लीजिए फिर इनका निकाल लीजिए, ठीक है। कई बार क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक का भी दूसरे के रेस्पेक्ट में दे देता है, लेकिन सेपरेट नहीं देता। किस तरह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 3/7 ऐसे दे देता है। फिर क्या देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 5/4 दे देता है। ऐसे भी दे देता है, कई बार ऐसे भी दे देता है, ठीक है। तो इनका आपस में रिलेशन भी दे देता है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेपरेट आंसर मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि अलग अलग आंसर्स हमें कैसे निकालें। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे दे दिया तो पहले सेपरेट निकालना पड़ेगा, उसके लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इसी के अंदर पहले हम क्या पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है और एक्टिविटी भी है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, उसके बाद लेटरल डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद TIR, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड डेरिवेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के लिए आप जहाँ तक मैंने करवा दिया है यहाँ तक के टॉपिक्स के, यानी स्पीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनसे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से सोल्व कीजिए और एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल, ज़्यादा नहीं, केवल 5 न्यूमेरिकल मेरे से शेयर करने। एटलीस्ट का मतलब ये होता है, कई बच्चे हैं इंटेलिजेंट कहते तो ये हैं कि सर हमें तो है ना 98 मार्क्स कम से कम लेने हैं फिजिक्स में, कोई कह रहा है मेरे को 97 लेने, कोई कह रहा है कि मेरा तो एक भी कटना ही नहीं चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ ना एटलीस्ट 5 क्वेश्चन भेजने हैं, तो भेजते 5 ही है, ऐसे थोड़े नंबर आ जाएंगे। एटलीस्ट 5 का मतलब ये होता है 5 तो उन बच्चों को भी करना है जो 70% लेने हैं, जिनको उनको भी करने हैं 5 तो फिर आप उनके साथ अपने आप को कैसे कंपेयर कर रहे हो। तो आप तो कुछ भी छोड़ो मत, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे के सारे मेरे पास सेंड किया करो, तब मेरे को पता चलेगा कि आप किस लेवल पे पहुंचे हो या कितनी तैयारी कर रहे हो। ऐसे थोड़ा ना मैंने कहा एटलीस्ट 5 और सभी 5 भेज देते हैं, ऐसे नहीं। एटलीस्ट 5 का मतलब ये होता है जो बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट हैं या बिल्कुल लो लेवल पे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अपने पास से ऐसा कोई बच्चा है नहीं जो लो लेवल पे हो, एवरेज हैं सारे ही, और उसमें कुछ परसेंट यानी अबाउट 30 और 35% इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें तो बहुत ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। तो वो जो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनको अच्छे मार्क्स लेने हैं वो एटलिस्ट में नहीं आते, वो तो एट मोस्ट में आते हैं। मैक्सिमम जो आपके पास बुक है उसका एक भी न्यूमेरिकल मत छोड़िए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स।